डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का प्रथम अध्याय संसाधन और विकास के अगले जो बिंदु हैं उस पर हम लोग जो है अपनी समझ बनाने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हमने संसाधन और विकास जो प्रकरण है उसके अंतर्गत हम लोगों ने संसाधन को समझने का प्रयास किया था, संसाधनों का मनुष्य के साथ में रिश्ता और उसके बाद में संसाधनों का वर्गीकरण। इन बिंदुओं को हमने पूर्व के जो हमारे क्लासेस हैं उसमें हमने समझने का प्रयास किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है संसाधन और विकास, और उसके बाद में हम देखेंगे कि संसाधन का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं और हमारे सामने कुछ चुनौतियां आई, उन चुनौतियों को हम कैसे निपटारा कर सकते हैं। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि संसाधन को आपने समझ लिया, संसाधन के वर्गीकरण आपने समझ लिया, उसके बाद हम समझते हैं कि संसाधनों का विकास के साथ में किस प्रकार का संबंध है। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है वह विकास के क्या है, मूल आधार है। क्यों मूल आधार है? क्योंकि आज हम देखें, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, खनन क्षेत्र हो, निर्माण क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र हो, उन सभी में जो है प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा इसमें उपयोग होता है। इसलिए प्राकृतिक संसाधन जो है वो क्या है, विकास के मूल आधार है। परंतु हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है वह प्राकृतिक संसाधन जो है हमारे पास कितने उपलब्ध हैं और उसको कितना हमको विकास के लिए उपयोग में लाना है। क्योंकि हाँ, हमारे पास आप जानते हैं कि संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन कुछ नवीकरण रूप में है और कुछ अनवीकरण रूप में है। खास करके अनवीकरणीय जो प्राकृतिक संसाधन है उसको हमको बहुत है ना सीमित और नियंत्रित उपयोग करना पड़ता है, अन्यथा वह भविष्य में हमारे लिए क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आप स्पष्ट हो चुके होंगे कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है वह विकास के लिए मूल आधार है। विकास कार्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों का होना आवश्यक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कृषि से संबंधित क्षेत्र हो, खनन क्षेत्र से संबंधित हो, उद्योग क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे ऊर्जा के जो क्षेत्र है या आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र हैं। चलिए इस विकास और संसाधनों का रिश्ता को हम समझने का प्रयास करते हैं और उसमें हम जानते हैं कि 2-3 बिंदु हम ये जो अवधारणा है, पर्यावरणीय स्रोत प्रकार्य, टिकाऊ विकास या टिकाऊ खुशहाली, सिंक कैपेसिटी या शुद्धिकरण की क्षमता, है ना। तो संसाधन और विकास के संबंध को समझने के लिए इन जो अवधारणाएं हैं, इन अवधारणाओं को भी हमको जानना और समझना आवश्यक है। चलिए हम देखते हैं पर्यावरणीय स्रोत प्रकार्य या एनवायरमेंट सोर्स फंक्शन, एनवायरमेंट सोर्स फंक्शन या पर्यावरणीय स्रोत प्रकार्य। यह क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों को उपलब्ध कराने की पर्यावरण की क्षमता, यह कहलाता है आपका पर्यावरणीय स्रोत प्रकार्य। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों को कितने मात्रा में, कितनी संख्या में, कितनी क्षमता तक वो क्या करा सकती है, उपलब्ध करा सकती है। तो जितनी मात्रा में, जितनी संख्या में, जितनी क्षमता तक वो पर्यावरण जो है प्राकृतिक संसाधनों को उपलब्ध कराती है वही क्या कहलाता है, पर्यावरणीय स्रोत प्रकार्य के रूप में जाना जाता है। और ये जो पर्यावरणीय स्रोत प्रकार्य है ना, जिसके अंतर्गत पर्यावरण जो है प्राकृतिक संसाधनों को क्या कर रही है, उपलब्ध करा रही है, वो उसकी क्षमता है। तो यदि ये क्षमता तब तक प्रभावित नहीं होती जब तक, है ना, या तब तक शिथिल नहीं होती जब तक ये इस पर कोई बाधा ना पड़े। लेकिन जैसे ही इसकी इस क्षमता में बाधा पहुंचती है वो क्या हो जाता है, शिथिल या कमजोर पड़ने लगता है। कैसे? तो हम देखें कि जब इसमें प्रदूषण की मात्रा, पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है या प्राकृतिक संसाधनों का मनुष्यों के द्वारा बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, दोहन या
उपयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में ये जो पर्यावरणीय स्रोत प्रकार्य अर्थात पर्यावरण के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को उपलब्ध कराने की क्षमता, तो ये जो है इन कारणों से, खास करके प्रदूषण और इन प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने की स्थिति में ये क्षमता शिथिल होती है, कमजोर होती है। तो इसको भी हमको ध्यान में रखना होता है संसाधन और विकास के संबंध को समझने के दृष्टिकोण से। दूसरा बिंदु हम समझने का प्रयास करते हैं कि टिकाऊ विकास, या जिसको हम कह सकते हैं टिकाऊ खुशहाली। चूंकि अभी आपने समझा कि पर्यावरण की भी एक क्षमता होती है प्राकृतिक संसाधनों को उपलब्ध कराने की, तो हमको इस विकास और प्राकृतिक संसाधनों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए, तालमेल बनाए रखने के लिए, है ना, हमको इस प्रकार के विकास का मार्ग अपनाना है जिसमें हमारे पास प्राकृतिक संसाधन भी क्या हो, लंबे समय तक उपलब्ध रह सके और हमारे विकास का जो है ना गति है ना, विकास जो है वो भी क्या हो सके, लंबे समय तक स्थायी रूप में रह सके, टिकाऊ रह सके, खुशहाली भी लंबे समय तक रह सके। तो यही जो चीज है कि टिकाऊ विकास या टिकाऊ खुशहाली, जिसमें क्या हो कि विकास के साथ में प्राकृतिक संसाधन भी जो है, विकास के साथ साथ हमारे पास पर्यावरण में उपलब्ध जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी क्या हो सके, लंबे समय तक हमारे लिए उपलब्ध रह सके। ठीक है, साथ ही साथ ये जो विकास या जो खुशहाली है वह भी क्या हो सके, लंबे समय तक हमारे लिए उपलब्ध रह सके। तो इसी जो प्रक्रिया है, यही जो चीजें हैं, तथ्य है ना, इसी को क्या कहा जाता है, टिकाऊ विकास या टिकाऊ खुशहाली। क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित मात्रा में है तो हमको विकास के लिए संसाधन भी आवश्यक है, तो हमको विकास का ऐसा मार्ग अपनाना है जिसमें ये दोनों जो है लंबे समय तक क्या रह सके, टिकाऊ रह सके, खुशहाल रह सके, लंबे समय तक हमारे लिए सतत रूप में बने रह सके। तो यही जो अवधारणा है वो कहलाती है टिकाऊ विकास या टिकाऊ खुशहाली। चलिए अगला बिंदु हम समझने का प्रयास करते हैं संसाधन और विकास के संबंध के बीच में, कि एक चीज होता है सिंक कैपेसिटी या पर्यावरण की शुद्धिकरण की क्षमता। सिंक कैपेसिटी या पर्यावरण की शुद्धिकरण की क्षमता, ये क्या होता है, इसको हम समझते हैं कि पर्यावरण में जो प्रदूषण होता है ना, या जो पर्यावरण में है ना प्रदूषण फैल रहा है, उस प्रदूषण को भी पर्यावरण क्या कर सकती है, एक क्षमता के भीतर तक उसको अवशोषित कर सकती है। पर्यावरण में जो अपशिष्ट पदार्थ पहुंचते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को भी ये जो पर्यावरण में इतनी क्षमता होती है कि उसके क्षमता के सीमा के भीतर में यदि वो प्रदूषण होगा या वो अपशिष्ट पदार्थ होगा तो उसको क्या कर लेगी, वो अवशोषित कर लेगी। तो पर्यावरण द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को क्या करने की, अवशोषित करने की जो क्षमता होती है उसी को कहा जाता है सिंक कैपेसिटी या पर्यावरण की शुद्धिकरण की क्षमता। तो इसमें हमको इस चीज को दृष्टिगत रखना है, इस चीज को हमको समझना है कि पर्यावरण की क्षमता के भीतर में ही यदि प्रदूषण होता है या जो अवशिष्ट पदार्थ है ना वहां पर प्रवाहित किए जाते हैं तो उसको वो क्या कर सकती है, अवशोषित कर सकती है। जैसे एक उदाहरण के रूप में आप समझें कि नदी में जैसे हम घरेलू कचरा को फेंकते हैं या डालते हैं तो वो नदी जो है उसमें इतनी क्षमता रहती है कि वो घरेलू कचरे को क्या कर सकती है, अवशोषित कर सकती है, और वो जो नदी में जल है जो दूषित हो रही थी, प्रदूषित हो रही थी, उसको फिर से पुनः उपयोग करने लायक बना सकती है। परंतु हम उसमें बहुत ज्यादा गंदे जो है ना पानी है या जो कल कारखानों का जो अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ है ना, वो जो जल है उसको हम यदि प्रवाहित करेंगे तो उसको कहां से, है ना, उसकी क्षमता इतनी नहीं है कि उसको क्या कर सके, फिर अवशोषित कर सके। इसलिए नदी क्या हो जाते हैं, वो जो है प्रदूषित हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक आप उदाहरण समझ सकते हैं कि जैसे हम घर में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करते हैं, उसको जलाते हैं तो वो उसमें जो धुआं निकलता है वो कम रहता है, कम मात्रा में रहता है। तो वो जो वायु है ना, वायु में मतलब पर्यावरण में जो वायुमंडल है उस वायु में इतनी क्षमता है ना पर्यावरण में कि वो
कम जो ईंधन है, जैसे घरेलू ईंधन वाला, उसके जो प्रदूषण को वो क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। परंतु जो कल कारखाने हैं, इंडस्ट्री है, मोटरसाइकिल है ना, जो वाहन है, मोटर गाड़ियां हैं, उससे जो बहुत ज्यादा क्या निकल रहे हैं, है ना, जो गैस निकल रहे हैं, धुआं निकल रहे हैं, उसको फिर ये क्या नहीं कर पाती, अवशोषित नहीं कर पाती। तो इस ये जो संसाधन और विकास को समझते समय हमको इन अवधारणाओं को भी जानना और समझना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसको भी हमको क्या नहीं करना है, प्रभावित नहीं करना है। यदि पर्यावरणीय स्रोत प्रकार्य या टिकाऊ विकास या टिकाऊ खुशहाल या हम कहें सिंक कैपेसिटी या शुद्धिकरण की क्षमता, है ना, जो पर्यावरण से संबंधित है, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है, ये भी प्रभावित होगा तो जाहिर सी बात है विकास का कार्य भी प्रभावित होगा। और विकास प्रभावित होगा तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य का जीवन भी क्या होगा, प्रभावित होगा। चलिए अब हम जो है दूसरे जो हमारा टॉपिक है, अब आपने समझ लिया कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, उसका आशय, उसका वर्गीकरण और विकास कार्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों का होना क्यों आवश्यक है ना। लेकिन आपने ये भी समझा कि पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों की, है ना, उपलब्धता जो है सीमित मात्रा में है ना। नवीकरणीय संसाधनों को भी हम यदि नुकसान पहुंचाएंगे, बाधा पहुंचाएंगे, तो भी वो हमारे लिए, है ना, वो नियमित रूप में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। और अनवीकरणीय संसाधन तो आप जान ही रहे हैं कि अनवीकरणीय संसाधन जो है वो सीमित रूप में ही रहते हैं, कम उसके भंडार पाए जाते हैं। और विकास कार्य के लिए ये प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा क्या है, आवश्यक है। सारे विकास के जो कार्य हैं इन प्राकृतिक संसाधनों पर ही आधारित होते हैं। तो ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हमको क्या करना पड़ेगा, संसाधनों का प्रबंधन करना पड़ेगा। संसाधनों को हमको, है ना, इस प्रकार से सुनियोजित तरीके से उपयोग करना होगा, ये है ना, कि वो हमारे लिए लंबे समय तक क्या रह पाए, उपलब्ध रह पाए और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर सके। तो चलिए हम देखते हैं हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो है हमारा वैकल्पिक संसाधनों पर जोर दे करके, दूसरा संसाधनों का नवीकरण करके, और तीसरा संसाधनों का समुचित उपयोग करके। तो हम इन तरीकों से, इन प्रकारों से हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसा हम वैकल्पिक संसाधनों पर जोर दे करके, जैसे हमारे पास में जो सीमित रूप में उपलब्ध होने वाले जो संसाधन है ना, खास करके हम देखें कोयला, तो कोयला जो है वो उसको हम ईंधन के रूप में बहुत ज्यादा उपयोग में लाते हैं, तो उसके भंडार हमारे पास सीमित है, उसका दोहन ज्यादा हो रहा है। तो उसके बदले में हम जैसे प्राकृतिक गैस का हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। खास करके हम देखें जो नवीकरणीय जो स्रोत है ऊर्जा के, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, तो ऐसे जो हमारे स्रोत हैं, इस पर हमको क्या करना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा, है ना। तो ये वैकल्पिक संसाधनों पर हमको क्या करना है, जोर देना है। जब हम इस पर जोर देंगे तो हमारे पास में जो ऊर्जा की जो है ना, और जो संसाधन थे जो सीमित मात्रा में थे, तो उस पर दबाव कम पड़ेगा और वो हमारे लिए लंबे समय तक उपलब्ध रह पाएंगे। चलिए दूसरा हम तरीका देखते हैं, वह है संसाधनों का नवीकरण। संसाधनों का नवीकरण, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्राकृतिक संसाधन है ना, उसको नवीकरण करने का हमको क्या करना है, प्रयास करना है, उसको नए बनाने का हमको प्रयास करना है। और इसके लिए हमारी सरकारों के द्वारा क्या किया जाता है कि बहुत सारे नियम और कानून बनाए गए हैं, जिसका हमको क्या करना पड़ेगा, अक्षरशः पालन करना पड़ेगा। स्वयं की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं छोड़ना पड़ेगा, ये व्यक्तियों की, संस्थाओं की भी जिम्मेदारी है कि इसको हमको पालन करना है। क्या क्या, जैसे हम देखें कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, पुनर्चक्रण कर सकते हैं ना, कि जल जो अपशिष्ट पदार्थ जहां पर जा रहा था उसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं, कचरे है उसको हम पुनर्चक्रण करके उपयोग में ला सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए जाने चाहिए, कि जो उद्योग है, खास करके मोटर जो
साइकिल वगैरह है ना, वाहन जो है, उसमें भी हमको क्या लगाने की आवश्यकता है? प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, जिसके माध्यम से वो क्या हो कि प्रदूषण जो उससे निकलने वाली जो जहरीले धुएं है, गैस है ना, तो वो क्या हो जाए? नियंत्रित हो जाए, फिल्टर हो जाए और पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। तो हमको प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने की आवश्यकता है उद्योग सहित मोटरसाइकिल, वाहन इत्यादि में। साथ ही साथ हम देखें कि वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र, वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र, वेस्ट मतलब जो कचरा जो है ना, तो उसका उपचार करने वाला संयंत्र लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि उद्योगों से है ना बहुत सारा कचरा निकलता है, घरेलू कचरा बहुत सारा निकलता है, तो वो हम यदि मिट्टी में फेंक देते हैं, खुले में फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है? पर्यावरण हमारा प्रदूषित होता है। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? निपटारा करना पड़ेगा, उसको हमको है ना उचित रूप में हमको जो है उपयोग में लाने लायक बनाना है। तो इसलिए हमको वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाने की क्या है? आवश्यकता है। साथ ही साथ हम देखें कि विशेष जो प्रदूषक जो पदार्थ होते हैं, खास करके हम देख सकते हैं पारा और सीसा, पारा सीसा जैसे जो पदार्थ हैं जो ज्यादा प्रदूषक का काम करते हैं, प्रदूषण फैलाने का, तो उस पर हमको क्या करने की कि विशेष उसका जांच करने का, निगरानी करने का और उसका कम से कम उपयोग हो, ऐसी जो नीति जो है ना सरकार की ओर से इस प्रकार के जो नीति बनाए गए हैं, तो उन नीतियों का हमको क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। तभी हम क्या कर सकते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का हम लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। अगला हम एक प्रबंधन के तरीके के रूप में हम देख सकते हैं कि संसाधनों का क्या करें? समुचित उपयोग करें। हमारे पास में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का हमको सुनियोजित तरीके से है ना क्या करना पड़ेगा? समुचित रूप में उपयोग करना पड़ेगा। जितने मात्रा में उसकी जरूरत है उतने मात्रा में ही उपयोग करें। इसके लिए हमको एक कार्य योजना, एक ठोस है ना कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है और इसके पालन करने की आवश्यकता है। तो इन 3 बिंदुओं के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? संसाधनों का प्रबंधन कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखें कि संसाधन प्रबंधन के नए मौके और चुनौतियां, कि संसाधन को हम कैसे, हमारे पास में उसको प्रबंधन करने के समय में कुछ चुनौती या कठिनाइयां आती है, उसका एक उदाहरण यहां पर दिया गया है। कहां? इंदिरा गांधी नहर केस अध्ययन, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, ठीक है, कमान क्षेत्र मतलब उसका सिंचित जो एरिया है उसको कमान क्षेत्र कहा जाता है। तो एक इंदिरा गांधी नहर है ना कमान क्षेत्र का हम एक केस स्टडी करते हैं, केस का अध्ययन करते हैं कि ये जो इंदिरा गांधी नहर है वह पंजाब राज्य में हरिके बांध से निकाला गया है। ठीक, पंजाब राज्य में हरिके बांध से निकाला गया है और ये जो है राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र में क्या है? ये इसका प्रवाह है ना। और ये हम देखें तो इसके मुख्य नहर की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। जो इंदिरा गांधी जो मुख्य नहर है उसकी लंबाई 650 किलोमीटर मुख्य नहर की, और इसकी जो मुख्य नहर से जो और अनेक सहायक जो नहरें निकाली गई हैं उसकी कुल लंबाई यदि हम देखें सभी को मिला करके तो 9060 किलोमीटर, 9060 किलोमीटर है। और इसका जो कुल सिंचित क्षेत्र है वो प्रस्तावित जो है कि इस नहर से कितने किलोमीटर के क्षेत्र में, कितने क्षेत्र में सिंचाई होगी, तो हम देखें 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी सिंचाई एरिया जो है प्रस्तावित है, जो इसका कमान क्षेत्र कहलाएगा। अब हम देखें कि ये जो क्षेत्र है, ये जो थार का मरुस्थल क्षेत्र है वो बहुत गर्म क्षेत्र है, जहां पर गर्मी के दिनों में 50 जो सेल्सियस है वो तापमान रहता है। वर्षा जो है 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, उससे भी कम होता है ना। रेत के टीले पाए जाते हैं जो उड़ते हैं, ठीक है, गर्मी के महीनों में उड़ते हैं, तो ऐसा वनस्पति का नामो निशान नहीं, इस प्रकार की स्थिति थी, वन नहीं थे। परंतु जब ये नहर बना तो नहर बनने का क्या प्रभाव पड़ा? नहर बनने का यह प्रभाव पड़ा कि अब ये जो क्षेत्र है, ये जो कमान क्षेत्र है इंदिरा गांधी है ना कमान क्षेत्र जो है वहां पर हरियाली आ गई है, वन से पूरा आच्छादित हो चुके हैं। साथ ही साथ अब जानवरों के लिए चारागाह भी यहाँ पर उपलब्ध हो गए हैं। जल की आपूर्ति निरंतर रूप से बनी रही है। जब जल की आपूर्ति है तो यहाँ पर पहले सिर्फ जो मोटे अनाज है ना, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का है ना, इस प्रकार के जो अनाज बोए जाते थे, तो उसके बदले में अब यहाँ पर क्या बोया जा रहा है ना, उसके बदले में गेहूं है, कपास है ना, इस प्रकार की खेती भी की जा रही है। ठीक है, तो
ये इसका सकारात्मक प्रभाव है, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव भी क्या पड़ा है कि हमेशा मिट्टी रहती है, इस कारण से इसको जो है लवणता की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आज हमने इसको समझने का प्रयास किया है।